बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट a is less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ये आपको शो करना है, ठीक है। देखिए रिलेशन यहां पर क्या बता रखा है, a कॉमा बी इज सच दैट a is less than b square। मतलब कि क्या मैं a की जगह b स्क्वायर डाल दूं? थोड़ी देर के लिए ये ट्रीट करते हैं कि a की वैल्यू b स्क्वायर के बराबर है। मान लो थोड़ी देर के लिए a का वैल्यू b स्क्वायर के बराबर है, राइट। तो इसका मतलब क्या ये ऐसा बन जाएगा b स्क्वायर कॉमा b। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बी स्क्वायर कॉमा बी? मतलब ये जो बी स्क्वायर है ना, ये याद रखना ए की वैल्यू बी स्क्वायर से कम है, मतलब बी स्क्वायर तो है ही, लास्ट बी स्क्वायर है, पर बी स्क्वायर से ये वैल्यू घटती चली जाएगी। बी स्क्वायर से ये वैल्यू घटती चली जाएगी। आपको प्रूव करना है कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझ के चलते हैं। जैसे एक रिलेशन में यहां पर लिख रहा हूं 1,1 चलेगा, 1,1 चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 1 है तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, चलेगा। हमको बस एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर हम सामने वाले को गलत प्रूफ कर दे, बस जस्ट 1 पॉइंट, एक पॉइंट, खेल खत्म। तो 1,1 तो चलो कोई पंगा नहीं है 1,1 पे। एक काम करते हैं 2 लेके चलते हैं, सपोज 2 लेके चलते हैं। अगर मैं यहां पे डालता हूं 2 तो यहां पे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। क्या होगा 2 का स्क्वायर? 4। तो ये 2 है और ये 4 है, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि a की वैल्यू b स्क्वायर के बराबर या कम। इसका मतलब अगर ये 2 है तो ये 4 या 4 से कम होना चाहिए। तो एक तो 4 2 है, एक कम कर दो, 3 2 पॉसिबल है 2 2 पॉसिबल है। ओह, मतलब 2 2 अपीयर हो गया, ठीक है। अगर 2 के साथ है, कहीं 3 के साथ भी हो सकता है, चेक कर लेते एक बार 3 को। तो यहां पर मैं 3 ले रहा हूं, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो ये वैल्यू 9 या 9 से कम होनी चाहिए। तो 9 3 तो है, तो 9 और 9 से कम क्या होगा? 8 3 7 3 6 3 5 3 4 3 3 3। अच्छा 2 2 तो आया था, 3 3 भी आ गया। इसका मतलब अगर मैं यहां पर 4 ले लूं और यहां 16 ले लूं, देखो अगर मैं यहां पर 4 ले लूं और यहां पे 16 ले लूं, तो अल्टीमेटली 16 भी तो घटते घटते एक दिन 4,4 पे आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना, ये इससे या इससे कम होनी चाहिए। तो 16,4 15,4 14,4 13,4 करते करते ये 4,4 पे भी आएगा। मतलब कह तो रहा है कि ये सिमेट्रिक है। क्या कोई और ऐसा नंबर है जो इस चीज को वायलेट करता हो, जो कम होते होते, देखो ये नंबर कम होते होते इसके क्लोज जा रहे हैं, ये जो नंबर है ये कम होते होते इसके क्लोज जा रहे हैं, और एक टाइम बाद ये दोनों बराबर हो रहे हैं। जैसे 4,2 घटते घटते 2,2 तक पहुंच गया तो ये बराबर कर दिया। 9,3 घटते 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 3,3 तक पहुंच गया। सिमिलरली 16,4 भी घटते 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 एक टाइम बाद 4,4 पे आ जाएगा। क्या कोई ऐसा नंबर है जो घटते 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 इसके करीब ना आए? कोई ऐसा नंबर है जो घटते 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 इसके करीब ना आए? सोच के देखो, है एक नंबर। कौन सा नंबर है वो नंबर है हाफ। कौन सा नंबर है वो? हाफ। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। जैसे अगर ये हाफ हुआ तो हाफ का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। अब आप एक चीज समझो, अगर 1/4 घटेगा घटते 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 घटते, क्या ये 1/2 के करीब आएगा या 1/2 से दूर जाएगा? अच्छा ऐसे नहीं समझेगा, आपको पॉइंट्स में देखते हैं। 1,2 का मतलब क्या होता है? 0.5 बराबर। 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25। अब समझ में आएगा। 0.25 को अगर मैं घटाऊंगा तो घटाते घटाते क्या वो 0.5 के करीब आएगा या 0.5 से दूर जाएगा? 0.5 का मतलब क्या होता है? 0.50 और ये 0.25। आप ये समझ लो, ये 50 पैसा है और ये 25 पैसा है। 25 पैसे को अगर आप घटाओगे, 25 पैसे को अगर आप घटाओगे तो वो 50 पैसे से करीब जाएगा 50 पैसे, क्या 50 पैसे से दूर जाएगा? ऑब्वियसली दूर जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप यहां पर प्योर नंबर्स ले रहे हो, नेचुरल नंबर ले रहे हो, अगर आप यहां पर नेचुरल नंबर ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने फ्रैक्शन ले लिया,
अगर आपने फ्रैक्शन ले लिया तो इन दैट केस, फ्रैक्शन ले लिया तो इन दैट केस ये a, नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर a इज अ फ्रैक्शन, अगर a यहां पर फ्रैक्शन है, अगर a फ्रैक्शन है तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो पाएंगे। समझ में आया? पॉइंट मिल गया। एक ही तो पॉइंट चाहिए था जहां गड़बड़ी पैदा हो सके, मिल गया वो पॉइंट कि यहां पर एक वैल्यू हाफ डाल दो और ये उसका हाफ का स्क्वायर उससे कम, तो 0.25 को कम करोगे 0.50 के नजदीक कभी नहीं आएगा। हो गई गड़बड़ यहां पर? यस। तो इसीलिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, राइट? याद रखना, अगर आप इंटीजर पुट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटीजर पुट करते ही लेफ्ट साइड वाला जब स्क्वायर बना वो घटते अल्टीमेटली सेम एलिमेंट्स पे आकर के ठहर गया। लेकिन जब आपने फ्रैक्शन पुट किया, इसको कम करो, 0.25 को कम करो, 0.24, 0.23, कम करते करते 0.50 से उल्टा वो और दूरी जा रहा है। इसका मतलब ये कभी भी, ये जो चीज है ये कभी भी 0.5, ये कभी भी 0.5, 0.5 नहीं पहुंचेगी। ये चीज घटते घटते 0.25 घटते घटते कभी 0.5 नहीं पहुंचेगा। हाँ, बढ़ते बढ़ते होता तो पॉसिबल था, पर घटते घटते तो नहीं पहुंचेगा। तो 0.25 कभी भी 0.5 बनेगा नहीं, तो ये दोनों इक्वल होंगे नहीं, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। करेक्ट? तो पहला चीज नाइदर रिफ्लेक्सिव हो गया प्रूफ। दूसरा नॉट सिमेट्रिक। ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि सिमेट्रिक तो ये हो नहीं सकता। क्यों ये सिमेट्रिक हो नहीं सकता? मान लो एक रिलेशन आपने निकाला। अच्छा, रिलेशन किस टाइप का होना चाहिए कि अगर ये b है तो ये b स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैंने यहां पे 2 डाला तो यहां पे 2 का स्क्वायर क्या है? 4। क्या बदले में आपको 2,4 दिख सकता है क्या? अब सोच के देखो, अगर 4,2 मिल रहा है तो 2,4 मिल सकता है क्या आपको? क्योंकि लेफ्ट साइड वाला स्क्वायर है राइट वाले का, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले का स्क्वायर है, तो 4 2 का स्क्वायर है। क्या 2 4 का स्क्वायर है? नहीं है। तो ये आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, इसीलिए ये सिमेट्रिकल भी नहीं है। ठीक है? तीसरा ट्रांजिटिव, तीसरा ट्रांजिटिव। अच्छा, एक मन में आपके आ सकता है सर ठीक है 4,2 का 2,4 नहीं बन सकता, लेकिन सर ये घटते घटते 4,2 का 3,2 भी तो होगा ना, 2,2 भी तो होगा। अब देखो ना 2,2 का तो बन रहा है ना, 2,2 का किसी एक पॉइंट पे गलत हो गया तो सब गलत हो गया ना। क्या सिखाया था? यही तो सिखाया था, किसी एक पॉइंट पे आप गलत सिद्ध कर दो, 4,2 पे तो गलत हो गया ना, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या बोलता है? ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर 4,2 है, ये चले लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड वाले का स्क्वायर राइट साइड वाला होना चाहिए। ठीक है? तो एक काम करते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं। ये 4 है तो ये 16 हो जाएगा, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या? 4, ये 4 है, 4 का स्क्वायर क्या? 16। इसका मतलब आपको 16,2 भी मिलना चाहिए। हो सकता है क्या? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा आपको, 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा, लेकिन वैल्यू सिर्फ उतनी ही नहीं होगी, 16,4 भी हो सकती है, 15,4, 14,4, इस तरीके से ये जाएगी वैल्यूज। 4,2 की पॉसिबल वैल्यूज 4,2 भी रहेगी, 3,2 भी होगी, 2,2 भी होगी एंड सो ऑन। 16,2 का कॉम्बिनेशन में 16,2, 15,2, 14,2 एक्सेट्रा ये भी रहेगी। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये बराबर होंगे, ये 2,2 होगा, ये भी 2,2 होगा, और ये जो चीज है ये 4,4 होगी, लेकिन किसी एक पॉइंट पे तो गलत सिद्ध हो गया, तो सब सिद्ध हो गया ना। तो अब देखो 16,4 पे देखो, 16,4, 4,2, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या 2 का स्क्वायर 16 आ रहा है? नहीं आ रहा। इसलिए क्या ये ट्रांजिटिव हुआ? नहीं हुआ। बस हो गया प्रूफ। 16,4 एग्जिस्ट कर सकता है? कर सकता है। 4,2 एग्जिस्ट कर सकता है? कर सकता है। 16,2 भी एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 16 होता ही नहीं, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्योंकि ट्रांजिटिव क्या बोलता था? a, b है, b, c भी होना चाहिए, तो a, c भी होना चाहिए। तो a, b है, b, c है, पर a, c नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन R is defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R is equal to a, b such that b is equal to a plus 1 is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। आपको पता करना है भाई कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अच्छा बच्चों, अगर मैंने मिटा दिया हो तो, अगर आप लिख ना पाए हो तो वीडियो को पीछे लेकर के उसे लिख करके फिर आगे बढ़े। ठीक? क्वेश्चन नंबर 3,
आपको बोल रखा है चेक वेदर द रिलेशन जो आपको यहां पर दे रखा है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो ये आपको चेक करने के लिए बोला गया है। तो यहां पर सेट क्या है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 इतने पे ही चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन बना लेते हैं। b की वैल्यू a+1 है, तो इसका मतलब a अगर 1 है तो b एक ज्यादा होगा, 2 होगा। अगर a 2 है तो ये 3 होगा, a 3 है तो ये 4 होगा, a 4 है तो ये 5 होगा, a 5 है तो ये 6 होगा, और अगर a 6 होगा तो ये 7 होगा। पर क्योंकि 7 उसको बिलोंग नहीं करता तो वो हम लोग लिखेंगे नहीं, वो हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 यही बना, क्योंकि b a से एक डिजिट ज्यादा है। अब आपको बोल रखा है चेक करना है कि वेदर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। क्या है रिफ्लेक्सिव, क्या बोलता है 1 1 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 4 4। भाई मुझे 1 1 ही नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आगे क्यों बढ़ूंगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्योंकि मुझे 1 1 ही नहीं दिखाई दे रहा तो मैं फिर आगे ही क्यों बढ़ू, नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोलता है कि 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, है नहीं है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वाला नंबर छोटा है, राइट वाला नंबर बड़ा है। लेफ्ट वाला नंबर छोटा है, राइट वाला बड़ा है, तो 1 2 को अगर मैं 2 1 कर दूंगा तो ये तो उल्टा हो गया, लेफ्ट वाला बड़ा हो गया। और अगर लेफ्ट वाले को मैं छोटा बोल दूं, राइट वाले को बड़ा बोल दूं, तो ये तो कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 2 का सिमेट्री क्या होगा 2 1 होगा। और हमको क्या बोला है, कॉमा के पहले छोटे को रखना, कॉमा के बाद बड़े को, तो कॉमा के पहले मैं 2 को रख रहा हूं और इसको छोटा बोलूं और 1 को बड़ा बोलूं तो गलत बात हो जाएगी, इसलिए सिमेट्रिकल ये नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना होता है, अगर 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। दिख रहा है क्या, 1 2 है 2 3 है, 1 3 है क्या, नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इन दिनों में से ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार जरा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर a is less than b is reflexive and transitive but not symmetric। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अच्छा जी, अब ये देखो रिलेशन क्या है, a कॉमा b। रिलेशन यहां पर क्या है, r is equal to a कॉमा b, a is less than equal to b। थोड़ी देर के लिए आप ये मान के चलो कि a की वैल्यू b के बराबर है, थोड़ी देर के लिए मान के चलो a का वैल्यू b के बराबर है। तो ये जो a कॉमा b है, क्या मैं इसको b कॉमा b बोल सकता हूं। और हाँ याद रखना, मैंने b कॉमा b लिख तो दिया है, लेकिन इस b की वैल्यू को आपको रिड्यूस करते जाना है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था b स्क्वायर कॉमा b में, कि ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये और कम 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 होती जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने रिलेशन में कुछ ऐसा लिख दिया, मान लेते हैं कि मैंने ऐसा लिख दिया 4 कॉमा 4, ऐसा लिख दिया 4 कॉमा 4, तो मैंने इसके लिए लिखा क्योंकि यहां पर a इज लेस देन इक्वल टू b था, तो इक्वल टू के बेसिस पे मैंने 4 कॉमा 4 लिखा है। पर क्या यही पॉसिबल वैल्यू होगी इसकी, नहीं, सिर्फ यही पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू है ये 4 कॉमा 4, ये वाला 4 रिड्यूस होता जाएगा, मतलब 4 कॉमा 4 के साथ साथ 3 कॉमा 4 भी आएगा, 2 कॉमा 4 भी आएगा, 1 कॉमा 4 भी आएगा। और क्या बोल रखा है, कहां तक जाएगा ये, शो दैट द रिलेशन आर इन आर। आई थिंक ये रियल नंबर की बात कर रहा है, तो रियल नंबर तो भाई ये तो चलते ही जाएंगे, 0,4 एंड सो ऑन, ये तो बढ़ता ही चला जाएगा, है ना, ये तो बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसलिए याद रखना a का वैल्यू लेस देन इक्वल टू b है, तो इक्वल टू में 4,4 और लेस देन करते करते फिर आपको ये बाकी और पॉसिबिलिटीज भी ध्यान में रखनी है, भले ही लिखो मत, लेकिन ध्यान में तो रखनी पड़ेगी। नाउ अब आपको बोल रखा है कि शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, शो करना है रिफ्लेक्सिव है। अब जैसे देखो, मैंने अगर राइट वाला 4 लिया है, तो क्योंकि इक्वल टू नाम की भी एक चीज है इसमें, इस वजह से 4,4 भी आएगा। अच्छा, एक और चीज देखिए, मान लीजिए अगर मैं यहां पर 3 लेता, पर क्योंकि यहां पर इक्वल टू है तो 3,3 भी एग्जिस्ट करता और भी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती, जैसे 3,3 में ये 3 रिड्यूस होता जाता है, तो ये 2,3 हो जाता है, ये 1,3 हो जाता है, एंड सो ऑन आता। सिमिलरली अगर मैं यहां पे कोई और ले लेता, सपोज 10 ले लेता यहां पे, तो क्योंकि यहां पर इक्वल टू है तो 10,10 में भी एग्जिस्ट करना था। वो अलग बात है कि ये 10 आगे रिड्यूस होता रहता और भी पॉसिबिलिटीज बनती, 9 10 8 10 एंड सो ऑन, है ना, उनसे अपने को मतलब नहीं। अपने को मतलब ये है कि अगर 3 3 मिल रहा है, 10 10 भी मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है, 1 1 भी मिलेगा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू आ गया ना, इक्वल टू आ गया, इसी वजह से वो नंबर खुद भी एग्जिस्ट करेगा। ये देखो
बी और बी तो आ रहा है ना, यहां पर ही आ रहा है बी और बी, करेक्ट। तो इसीलिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, ये रिफ्लेक्सिव है, सिर्फ उस इक्वल टू की वजह से। अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं होता ना, अगर ऐसा होता ना ए इज लेस देन बी, अगर ये ऐसा होता ए इज लेस देन बी, तब नहीं आना था, तब नहीं आना था। क्योंकि अगर लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले से, अगर लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले से छोटा है तो दोनों इक्वल हो नहीं सकते, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होना था उसने, और क्योंकि इक्वल टू डाल दिया इसलिए रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसलेटिव, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसलेटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, एक बार सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, ठीक, सिमेट्रिक एक बार चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या है? सिमेट्रिक बोलता है अगर 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए, अगर 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए। देखो यहां पर 3 4 दिखाई दे रहा है, क्या 3 4 का 4 3 बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले के या तो बराबर है या तो छोटा है। लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले के या तो बराबर है या तो छोटा है, पर यहां तो गलत हो गया। 3 4 का अगर आपने 4 3 बना दिया तो 4 लेफ्ट साइड वाला तो बड़ा हो गया उल्टा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। हो गया प्रूफ? यहीं पर ही दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो कि 3 4 एग्जिस्ट करता है बट 4 3 डू नॉट एग्जिस्ट, 3 4 एग्जिस्ट करता है बट 4 3 डू नॉट एग्जिस्ट। व्हाई? बिकॉज यहां पर a इज ग्रेटर देन b, बट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन a इज स्मॉलर देन b, इसलिए दिस डोंट एग्जिस्ट, तो सिमेट्रिकल नहीं है। ट्रांजिटिव क्या बोलता है? ट्रांजिटिव बोलता है अगर a कॉमा b है, b कॉमा c है, तो इसका मतलब a कॉमा c भी होना चाहिए, a कॉमा c भी होना चाहिए। a कॉमा b है, b कॉमा c है, तो इसका मतलब a कॉमा c भी होना चाहिए। अब एक एग्जांपल से जरा इसको देख लेते हैं। तो एग्जांपल यहां पर क्या हो सकता है? ले लो रैंडम वैल्यू, रैंडम वैल्यू हम यहां पर ये ले लेंगे, जैसे ये एक c ले लेते हैं, लेट्स से 2, तो b की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 हो सकती है ना, 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम। अब 2 से कम में क्या हो सकती है? एक 2 2 हो सकती है और एक 1 2 हो सकती है। अच्छा, इसी 1 2 के बेसिस पे अगर मैं यहां पर 1 बनाऊं और यहां पर 3 बनाऊं, यहां पर 1 बनाऊं और यहां पर 3 बनाऊं, क्योंकि देखो इस 1 2 के बेसिस पे b, यहां पर मैंने c का वैल्यू अगर 2 लिया तो b का वैल्यू 2 इसलिए लिया क्योंकि इक्वल टू नाम की भी एक चीज है, बट एक चीज यहां पर यह भी है कि a इज लेस देन b, तो उसी बेसिस पे 2 2 का क्या हो गया? 2 1 भी हो गया। अब 2 1 में से मैं इस 1 को सेलेक्ट कर रहा हूं, इस 1 को, और अकॉर्डिंग टू दिस 1, चलो आपके लिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये ऊपर नहीं लिखता हूं, इसको नीचे लिख लेता हूं, ठीक है। अब इसी 1 के बेसिस पे मैं यहां पर एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, यहां पर 1, यहां पे 2 भी हो सकता था, हो सकता था, नहीं 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 हो सकता था, क्योंकि ना लेफ्ट साइड वाला छोटा होना चाहिए, लेफ्ट साइड वाला छोटा होना चाहिए। ये 1 है और ये 1 से छोटा होना चाहिए 0, 1 से छोटा होना चाहिए क्या? 0। ओके जरा, दिस इज 1 एंड दिस इज 0, हो सकता है ना। लेफ्ट साइड वाला राइट से छोटा है, सुनो ध्यान से, ये लो इसको भी हटाई तो चलो, इक्वल टू वाला चक्कर ही छोड़ो। हाँ, ए बी के बराबर है या उससे छोटा है, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटीज मिली ले लो। अरे यार क्या सेलेक्ट हो रहा है बात। हाँ, ए या तो बी के बराबर है या तो बी से कम है, ए या तो बी के बराबर है या तो बी से कम है। यहां पर भी देखो क्या 1 2 के बराबर है? नहीं, पर 2 से तो कम है ना, इसलिए 1 2 आ सकता है, आ सकता है। उसके बाद 0 1, 0 1 से छोटा तो है ना, बराबर नहीं तो क्या छोटा तो है ना, तो ये चलेगा, ये भी चलेगा। बेसिकली दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। तो क्या इन दोनों का जो कंक्लूजन है 0,2, क्या ये भी ड्रॉ हो सकता है? क्योंकि 0 अगेन 2 से तो कम ही है ना, तो ये ड्रॉ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या यही केस हर एक चीज में एप्लीकेबल है? बिल्कुल है। आप चाहो तो इसके और भी एग्जाम्पल डाल सकते हो, और एक एग्जाम्पल डाल दो, जैसे यहां पर 10 डाल देते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, यहां पे 10 डाल देते हैं, दिस इज 10। क्योंकि ये 10 है तो लेफ्ट साइड वाला 10 या 10 से कम होना चाहिए। 6 ले लेता हूं, ले लेता हूं। अगर ये 6 है तो ये 6 से कम होना चाहिए, 4 ले लेता हूं, है कि नहीं। अगर ये 10 है तो ये 10 से कम होना चाहिए, कम या बराबर, 10 के बराबर भी हो सकता है पर 10 से कम।
बराबर तो रिफ्लेक्सिव के लिए काम करेगा वो। ये आपको अगर ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो कम ही लेना पड़ेगा। तो 10 से कम क्या है 6 है, यहां पर 6 लिया, 6 से कम क्या है 4। तो क्या कंक्लूजन ये निकल के आ सकता है कि 4 इज लेस देन 10? क्या 4 इज लेस देन 10 निकल के आ सकता है? आ सकता है निकल के। 6 इज लेस देन 10, 4 इज लेस देन 6। क्या इसका मतलब 4 इज लेस देन 10 है ना भाई? तो इसका मतलब क्या ये ट्रांजिटिव भी है? बिल्कुल है ट्रांजिटिव। दिस इज ट्रांजिटिव, राइट। सर्टेन एग्जांपल से आपको इसको शो करना पड़ेगा। क्या ये चीज हर एक में एप्लीकेबल है? हर एक में एप्लीकेबल है, क्योंकि लेस देन का साइन आ गया ना। क्योंकि लेस देन का साइन आ गया तो कई सारी पॉसिबिलिटीज खुल गई। 6 इज लेस देन 10, 4 इज लेस देन 6, इसका मतलब 4 इज लेस देन 10 आ गया। ये तो कितने एग्जांपल के साथ आप कर सकते हो, बहुतों के साथ आप कर सकते हो, और सभी में आपको यही मिलेगा। आप ऐसा सोचो, अगर राम श्याम से छोटा है, श्याम कृष्णा से छोटा है, तो क्या इसका मतलब राम कृष्णा से छोटा है ना भाई? इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये लिख करके, इसमें तो शो ही करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय a is less than or equal to b cube is reflexive, symmetric और transitive। वही क्वेश्चन हो गया जिससे पहले किया था, उसमें बस इतना था कि a is less than b cube। पिछला वाला क्वेश्चन जैसे a is less than b cube, neither is reflexive nor symmetric nor transitive। तो जहां तक मुझे लगता है इसका भी आंसर वही आने वाला है। चलिए फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। तो यहां पर जो रिलेशन है वो क्या दे रखा है, a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन बी क्यूब। मतलब कि अगर कॉमा के बाद वाला b है तो लेफ्ट साइड वाला b क्यूब या b क्यूब से कम वैल्यू वो ले सकता है, कम वैल्यू भी ले सकता है। तो आपको चेक करने के लिए बोला है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखो अगर 1 1 की बात किया जाए, ये देखिए अगर 1 1 की बात किया जाए, अगर आप b की वैल्यू 1 लेते हो तो 1 का क्यूब तो 1 ही आता है। तो यहां तो चलो मिल रहा है आपको रिफ्लेक्सिव, पर क्या ये चीज 2 के लिए एप्लीकेबल है? क्या ये चीज 2 के लिए एप्लीकेबल है? अगर मैं यहां पर वैल्यू 2 डाल देता हूं, ये देखो अगर मैं यहां पे 2 डाल देता हूं तो 2 का क्यूब क्या होता है 8। 2 का वैल्यू क्या हो जाता है 8। अच्छा 8 2, क्योंकि इस 8 को घटाना है तो ये 8 2 आगे चल करके 7 2 भी हो सकता है ना, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। क्या ये 7 2 हो सकता है? यस हो सकता है। क्या ये 6 2 हो सकता है? हो सकता है। क्या चलते चलते ये 2 2 हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है ना। तो ये 8 2 हो या 4 1 हो, लेफ्ट साइड वाला घटते घटते राइट साइड वाले के बराबर एनीहाउ आ ही जाएगा। लेकिन पंगा कहां खड़ा होता है? पंगा होता है फ्रैक्शन पे खड़ा। अगर मैं यहां पर अगेन वही किस्सा कर देता हूं, अगर मैं यहां पर हाफ ले लेता हूं या 1/3 ले लेता हूं या 1/5 ले लेता हूं तो लेफ्ट साइड वाला कितना हो जाएगा 1/8। क्योंकि ये 1/8 हो गया तो ये घटते घटते फ्रैक्शन घटते घटते और छोटा हो जाता है, सॉरी ये तो 1/2 से और दूर चला जाएगा। देखो ये जो लेफ्ट साइड वाला है, ये यहां पर अगर इंटीजर्स होंगे तो लेफ्ट साइड वाला घटते घटते इस राइट साइड वाले के बराबर आ ही जाएगा। लेफ्ट साइड वाला घटते घटते इस राइट साइड वाले के बराबर आ ही जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव दे ही देगा। लेकिन अगर यहीं पर आप फ्रैक्शन डालो, यहां पर आप फ्रैक्शन डालो, क्योंकि रियल नंबर डालने को बोला है, फ्रैक्शन अगर यहां पर डालो तो ये होता है 1/8। 1/8 को अगर आप घटाओगे तो ये 1/2 से उल्टा और दूर जाएगा। तो ये कभी भी आपको 1/2, 1/2 नहीं देने वाला। ये कभी भी घटते घटते 1/8 घटते घटते कभी भी 1/2 पे नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। 1/8 को बढ़ना पड़ेगा तो 1/2 पे जाएगा, पर बढ़ने को ये अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि ये घटने को अलाउ कर रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेम वही रीजन है। दूसरा सिमेट्रिक है भाई, सिमेट्रिक भी कैसा हो सकता है? आप एक चीज सोचो, बी क्यूब कॉमा बी को अगर मैं बी कॉमा बी क्यूब लिख दूं चल जाएगा? नहीं चलेगा। 8,2 को अगर मैं 2,8 लिख दूं चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला जो लेफ्ट साइड वाला है वो बी क्यूब से छोटा होना चाहिए। 8,2 है तो 2,8 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो यहां पर भी ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्यों? ट्रांजिटिव क्या बोलता है? a कॉमा बी होना चाहिए, b कॉमा सी होना चाहिए,
तो a कॉमा सी भी होना चाहिए। अगर a कॉमा बी है, b कॉमा सी भी होना चाहिए और a कॉमा सी भी होना चाहिए। अब वही पिछले वाले क्वेश्चन में देख लो, वो जो आपने किया था उसका जो किस्सा था, कहाँ गया वो? हाँ अच्छा, मैंने आई थिंक मिटा दिया, ये देखो। अच्छा वो तो मिट गया है ना, ठीक है। लेकिन आपको ये समझ में आ ही गया होगा इसको कैसे अप्रोच करना है। a कॉमा बी है, b कॉमा सी है, तो a कॉमा सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कोई वैल्यू से आप इसको ले सकते हो, कोई वैल्यू से इसको इनपुट कर लो। तो ये मान लेते हैं कि 2 है, तो ये 2 का क्यूब, 2 टू द 4 टू द 8, तो ये 8 है, तो ये कितना होना चाहिए? 8 क्यूब। तो इसका मतलब 8 क्यूब कॉमा 2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखो 2 का क्यूब तो होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 8 का क्यूब होगा 8 क्यूब, पर क्या 2 का क्यूब 8 क्यूब होगा? नहीं होगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 क्यूब नहीं होता, ठीक है। 3 3 9, 2 का पावर 9 होगा 8 क्यूब। 2 का क्यूब 8 है, 8 का क्यूब 8 क्यूब है, पर 2 का क्यूब 8 क्यूब नहीं होता, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी बात है, मामूली सी बात है कि 2 का क्यूब 8 होता है, 2 टू द पावर 9 8 क्यूब बनेगा, ठीक। तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए आपको जो यहां पर सेट दे रखा है, मान लेते हैं ये सेट ए है, इसका नाम दे दो सेट ए। सेट ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए शर्त क्या थी? याद करिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए शर्त क्या थी कि अगर ये 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, बराबर। लेकिन जो आपको रिलेशन दे रखा है, क्या उसमें 1 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 2 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 3 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इस वजह से क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक में देखो, सिमेट्रिक 1 2 है तो 2 1 है तो सिमेट्रिक है, यस सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव क्या बोलता है? ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर 1 2 है, देखो अगर 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए। अगर 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए। क्या यहां पर 1 1 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, इसलिए ट्रांजिटिव भी ये नहीं है, ठीक है। ये तो सस्ते में निपट गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए of all the book in library of a college given by R x comma y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। equivalence का मतलब क्या है? जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो। तो क्या बोल रखा है? शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय, ठीक है। ये जो भी आपको लगाना है रिलेशन, ये सभी बुक्स पे लगाना है जो कि लाइब्रेरी में मौजूद है। x, y is such that x and y have same number of pages। एक बुक है x और एक बुक है y, एक बुक है x और एक बुक है y, सेम नंबर ऑफ पेजेस उसमें, दोनों में। ये 400 पेज की है, ये भी 400 पेज की है। उसमें आपको ये रिलेशन लगाना है और बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। बताना क्या है? मतलब प्रूव करना है इक्विवेलेंस है। तो भाई ये तो प्रूव करने जैसा तो कुछ लग भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज नोटिस करो, दो अलग अलग बुक्स हैं यहां पे, राइट। पहली बुक खोली, उसका पेज नंबर खोला, पेज नंबर 1 खोला, तो दूसरी बुक का भी तो पेज नंबर 1 एग्जिस्ट करेगा ही। पहली बुक का आपने पेज नंबर 2 खोला, दूसरे का भी 2 खोल दिया, एग्जिस्ट करेगा ही। पहले वाले का 3 खोला, दूसरे वाले का भी 3 खोला, एंड सो ऑन, चलते चले गए। तो रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि पहले वाले का पेज नंबर 1 खोल रहे तो दूसरे वाले का भी तो 1 ही खोल रहे, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा यहां पर क्या होता है? सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल मतलब क्या? अब इसी रिलेशन को देखिए और आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बढ़ाया जा सकता है कि पहली बुक में पेज नंबर 1 खोला, दूसरे में 2 खोला, तो पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 1 भी तो खोला जा सकता है। पहले में 1 खोला, दूसरे में 2 खोला, फिर पहले में 2 खोला, दूसरे में 1 खोला जा सकता है, खोला जा सकता है। सिमिलरली पहले में 4 खोला, दूसरे में 3 खोला, अगले वाले में फिर 3 और इसमें 4। क्या ये पॉसिबिलिटीज है? कोई रेस्ट्रिक्शन है?
ऐसा है क्या कि पहले वाले में 3 खोलना तो दूसरे वाले में कोई और नंबर नहीं खोला जा सकता है? कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? इंडिपेंडेंटली आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये 4 3 का 3 4 भी एग्जिस्ट कर सकता है, 1 2 है तो 2 1 भी एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल। तो रिफ्लेक्सिव है तो ये सिमेट्रिक भी है ही। कोई शर्त नहीं है ना, कोई शर्त ही नहीं है। सिंपली एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। जब पेज नंबर सेम है तो सारे कॉम्बिनेशन अलाउड है। दो बच्चे एक ही स्पीड में पढ़ रहे हैं तो 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3 फिर 4 4। अगर एक तेज पढ़ रहा है दूसरा स्लो पढ़ रहा है तो जो तेज पढ़ रहा है वो वो पेज नंबर 4 में, जो स्लो पढ़ रहा है वो 3 में। उल्टा कर दो, अब ये फास्ट है और ये स्लो है तो ये तीसरे पेज पे और ये चौथे पेज पे, तो ये भी तो कॉम्बिनेशन है ही। उसके बाद लास्ट वन क्या बोलता है? अगर 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, 1 3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। पहली बुक में 1 है पेज, दूसरी बुक में 2 है, हो सकता है। पहली बुक में 2 है दूसरी बुक में 3 है, हो सकता है। पहली बुक में अभी भी बच्चा वो पेज नंबर 1 पढ़ रहा है जबकि दूसरी बुक में वो तीसरे पेज पे पहुंच चुका है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है ना, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। पहली बुक में पेज नंबर 1 खुला है तो दूसरी बुक में पेज नंबर 2 खुला है, पहली बुक में पेज नंबर 2 खुला है दूसरी बुक में 3 खुला है। अच्छा, पहले वाले में पेज नंबर 1 खुला है तो दूसरे वाले में 3 खुला है, पॉसिबल है ना। पहली बुक में पेज नंबर 10 खुला है दूसरी बुक में पेज नंबर 8 खुला है, पहली बुक में पेज नंबर 8 खुला है दूसरी बुक में पेज नंबर 3 खुला है, पहले में 10 खुला है और दूसरे में 3 खुला है, पॉसिबल है, बिल्कुल है। पहले में 10 दूसरे में 8, पहले में 8 दूसरे में 3, तो क्या 10 और 3 का कॉम्बिनेशन बैठ सकता है? बिल्कुल बैठ सकता है। तो हो गया ना ये इक्विवेलेंस, दिस इज एन इक्विवेलेंस। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है, ट्रांजिटिव भी है, कोई शर्त ही नहीं है। जब शर्त ही नहीं है तो सब पॉसिबल है फिर यहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। अच्छा देखिए, रिलेशन क्या है? ए और बी में ऐसा लगाना है कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो इवन होना चाहिए। मॉड लगाए, मॉड का मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आंसर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्योंकि मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, बस रिजल्ट इवन होना चाहिए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब यहां पर आपको रिफ्लेक्सिव भी मिलेगा, ये सिमेट्रिक भी मिलेगा और ट्रांजिटिव भी मिलेगा। चलो शो करना है तो कर देते हैं भैया शो। तो सॉल्यूशन 8, सबसे पहले रिलेशन बना लेते हैं। अब जरा समझिए रिलेशन में क्या आएगा। ये 5 डिजिट है आपके पास, 1 2 3 4 5, राइट, और आपको चाहिए कि a माइनस बी इवन निकल के आए। अच्छा एक बात आप जानते हैं, अगर आप एक इवन नंबर में से इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट देता है? इवन माइनस इवन विल गिव यू इवन और ऑड। जैसे 4 में से 2 माइनस करता हूं, 4 इवन नंबर है 2 इवन नंबर है, तो रिजल्ट क्या आता है? 2 क्या है? इवन नंबर। इसलिए इवन माइनस इवन विल गिव यू इवन, इवन माइनस इवन विल गिव यू इवन। उसके बाद अगर ऑड की बात करें, ऑड माइनस ऑड विल गिव यू, जैसे 5 में से 3 माइनस किया तो क्या निकल के आता है? 2, तो ऑड माइनस ऑड विल गिव यू इवन, ऑड माइनस ऑड विल गिव यू इवन। उसके बाद अगर हम लोग इवन में से ऑड माइनस करते हैं, इवन माइनस ऑड, जैसे 10 में से आप 7 माइनस कीजिए 3 आता है, तो क्या निकल के आता है? ऑड, तो इवन माइनस ऑड विल गिव यू ऑड। और इसका उल्टा कर दो, ऑड माइनस इवन विल गिव यू ऑड ओनली। तो इसका मतलब हमारा जवाब यहां पर छुपा हुआ है, सॉरी, हमारा जो जवाब है वो यहां पर छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमको a माइनस बी इवन चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो पहला इवन है तो दूसरा भी इवन लो, पहला ऑड है तो दूसरा भी ऑड लो, तो बना ही रिलेशन। तो शुरुआत किससे करें? 1 से करते हैं। तो अगर पहला नंबर 1 है, अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर, अगर 1 मैंने ऑड लिया ना, दिस इज ऑड एंड दिस इज ऑड, तो पहला नंबर अगर मैं ऑड लेता हूं तो दूसरा भी ऑड लूंगा, तो 1 1 आएगा, 1 3 आएगा, 1 5 आएगा, आएगा, ओके। उसके बाद अगर मैं इवन और इवन का कॉम्बिनेशन लेता हूं, जैसे 2 का लेता हूं, 2 का लेता हूं, तो 2 यहां पर क्या बन जाएगा? इवन में से इवन को माइनस करना है, दिस इज इवन, दिस इज इवन, तो 2 2 2 4 बराबर, ये बना।
2,2 2,4। अच्छा, अरे और भी तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इस फर्स्ट वाले में। 1 1 3 हो गया, 1 1 हो गया, 1 3 हो गया, 1 5 हो गया। अब 3 की भी तो बारी थी कि 3 3 होता था, 3 की भी तो बारी थी 3 3 होता था, 3 5 भी होता था, फिर 5 का भी तो नंबर था कि 5 5 होता था, है ना। उसी तरीके से 2 2 होता था, 2 4 होता था, फिर 4 4 भी तो होता था यहां पर, है कि नहीं। 4 4 भी तो आना था, राइट। उसके बाद और क्या है, बस ना, और ठीक है, इतने पॉसिबल रिलेशन बन रहे हैं। और भी कुछ बन सकता है, चलो देखते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला इक्विवेलेंस। पहले देखते हैं कि इसमें से इक्विवेलेंस प्रूफ, क्योंकि शो करने को बोल रहा है ना, तो शो करने का मतलब ये हो गया कि आंसर तो आपको पता ही है। एक बार देख लेते हैं इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से इतने ही है और भी बन रहे हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई। पहले इक्विवेलेंस के लिए शर्त क्या है, सबसे पहले आपको प्रूफ करना पड़ता है कि रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि जितने भी एलिमेंट है क्या इनका रिफ्लेक्शन है, जैसे 1 2 3 4 5, क्या 1 का 1 1 है, क्या 2 2 है, क्या 3 3 है, क्या 4 4 है, क्या 5 5 है। ओके, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। दूसरा सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक भी है। अच्छा, अगर ये 1 1 है तो 1 1 का 1 1 है। अच्छा, ये 1 3 है तो 1 3 का 3 1 भी होना चाहिए। यस, अब यहां पर जो हमसे मिस आउट हुआ था वो भी तो अपने को लिखना पड़ेगा। व्हाई, द रीजन बीइंग कि a माइनस बी जो है वो रिजल्ट क्या दे रहा है आपको, इवन नंबर आपको दे रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इवन नंबर आपको दे रहा है। तो 1 3 का जो डिफरेंस है वो आपको इवन नंबर देगा, तो 3 1 का भी तो देगा। तो इसका मतलब ये जो 1 3 है, 1 3 का आप 3 1 भी तो लिखोगे, 1 5 का आप 5 1 भी तो लिखोगे, 3 5 का आप 5 3 भी तो लिखोगे, सिमिलरली 2 4 का 4 2 तो लिखोगे, बस ना। यस, तो सिमेट्रिक बोलता है 1 1 का तो 1 1 हो जाएगा, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3, 4 4 का 5 5 का वही, 1 3 का 3 1 है, 1 5 का 5 1 है, 3 5 का 5 3 है, 2 4 का 4 2 है, बस। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। शो दैट वाले क्वेश्चन की ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपको पता होता है कि भाई करना क्या है, निकालना क्या है उसका आंसर, राइट। तो सिमेट्रिक भी ये है। तो याद रखना 1 3 का उल्टा 3 1 भी आपको लेना होता है, क्योंकि मॉड लगाया है ना, तो आंसर माइनस हो या प्लस हो दोनों ही आपको लेना पड़ता है। ठीक है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव है क्या ये, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव अगर 1 1 है 1 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, है 1 3, हाँ ये खुद 1 3 है। अच्छा 1 3 है और ये 3 3 है तो 1 3 खुद ही है, 1 3 और 3 5 तो 1 5 भी होना चाहिए, 1 5 है, 1 5 है, 1 5 1 5 ये खुद ही है, नहीं ये 1 5 यहां पर है। हाँ, और कोई कॉम्बिनेशन 2 2 है, 2 4 है तो 2 4 ये खुद ही है। और क्या बन सकता है, 1 3 3 1 1 1 है, 1 5 5 1 1 1 बन रहा है, 3 5 5 3 3 3 है ही इसमें। अच्छा, कोई जो इसके पीछे 4 आ रहा हो, 2 4 4 2 2 2 है, तो देख रहे हो क्या, ट्रांजिटिव भी ये है ही। ए बी बी सी इक्वल टू गिविंग यू ए सी, वो भी है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है, क्योंकि मैंने चेक कर लिया हर एक कॉम्बिनेशन पे तो ये आ ही रहा है, तो ट्रांजिटिव भी है, इसीलिए ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद आगे, शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या बोल रखा है, शो करो, सुनिए ध्यान से, शो करो कि जो भी एलिमेंट है 1 3 5 के वो खुद ही से रिलेट हो रहे हैं, जो भी एलिमेंट है 1 3 5 के वो खुद ही से रिलेट हो रहे हैं, और जो भी एलिमेंट 2 4 के हैं वो भी खुद से रिलेट हो रहे हैं, वो भी खुद से रिलेट हो रहे हैं। अरे भाई देखो 1 3 5 ऑड नंबर है, तो ऑड जब ऑड के साथ सब्ट्रैक्ट होंगे तब तो इवन आएगा ना, ऑड जब ऑड के साथ सब्ट्रैक्ट होगा तब तो इवन आएगा ना। तो 1 3 5 को मजबूरन 1 3 5 के साथ ही जोड़ना पड़ रहा है, ये देखो ना 1, देखो किसी में भी देख लो 1 3 5 1 1 3 1 5 3 3 3 5 5 5, ऑड को ऑड के साथ ही सब्ट्रैक्ट होना पड़ेगा तो इवन आएगा। एंड ये दूसरी कैटेगरी क्या है, इवन नंबर वाली, इवन को इवन के साथ ही सब्ट्रैक्ट होना पड़ेगा तो इवन नंबर आएगा, इसलिए तो बोल रखा है
शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ, तो आप क्या कर सकते हो शो करने के लिए, दिखा सकते हो कि ये देखो ये पहला ऑर्डर पेयर देखो 1 1 ऑड नंबर का पेयर है, 1 3 ऑड नंबर का पेयर, 1 5 ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर, तो ये जो है दिस इज ऑड 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 नंबर, उसके बाद ऑड नंबर दिस इज ऑड, और ये देखो ये इवन नंबर का पेयर है, इवन इवन दिस इज इवन दिस इज इवन, तो इवन इवन को खुद आपस में जुड़ना पड़ेगा, ऑड ऑड को खुद आपस में जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर के तो इवन नंबर आएगा, राइट ना। उसके बाद बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, अरे मानी बात है, अगर 1 3 5 ऑड नंबर इवन नंबर के साथ जुड़ेंगे या आई मीन सब्ट्रैक्ट होंगे तो वो तो ऑड नंबर देगा ना, पर हमें चाहिए क्या, हमें तो इवन नंबर चाहिए, तो इसलिए इवन कभी भी ऑड के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि दैट विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ ऑड नंबर। क्लियर, बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू, अच्छा ये भी शो वाला है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर आपको क्या लेना है, इंटीजर लेना है, सेट ए के इंटीजर 0 से लेकर 12 तक आपको लेने हैं। गिवन बाय रिलेशन a कॉमा b, a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड a कॉमा b इज a इक्वल टू b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। भाई अब मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, तो आई थिंक आप ये इजिली अब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले तो सेट ए बना देते हैं। सेट ए यहां पर क्या है, इंटीजर है 0 से लेकर 12 तक। अब क्योंकि ये इंटीजर है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आ जाएगा। अब पहला फर्स्ट वाला रिलेशन क्या बता रखा है, फर्स्ट वाला रिलेशन, तो फर्स्ट रिलेशन है a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, a में से b माइनस करोगे तो वो 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा, तो भाई a में से b को सब्ट्रैक्ट करो 4 का मल्टीपल होगा। तो ऐसा नहीं लगता पहला कॉम्बिनेशन 0 कॉमा 4 का बनेगा, अगला कॉम्बिनेशन 1 कॉमा 5 का, फिर 2 कॉमा 6 3 कॉमा 7, फिर उसके बाद ये 4 8, ये 5 9, ये 6 10, ये 7 11, ये 8 12, इधर ही गाड़ी रुकेगी। ओके ये तो 0 से हुआ। अच्छा क्या इसका उल्टा पॉसिबल होगा, इसी का उल्टा, इसका उल्टा भी तो आएगा, 0 कॉमा 4 का 4 कॉमा 0 होगा, 1 कॉमा 5 का 5 कॉमा 1 होगा। लिखना है ये, चलो लिख लेते हैं, लेकिन थोड़ी जगह छोड़ देते हैं कंफ्यूजन ना हो। तो एक तो 0 कॉमा 4 हो गया, और कौन मल्टीपल होगा, 0 कॉमा 4 की जगह 0 कॉमा 8 भी हो सकता है, क्योंकि 0 और 8 क्योंकि 4 का मल्टीपल बोला है। अब 4 का मल्टीपल मतलब पहला अगर 0 है तो दूसरा 8 होगा, पहला 0 है तो दूसरा 8 होगा, अगर पहला 1 है तो दूसरा 9 होगा, तीसरा 2 है तो दूसरा 10 होगा, तीसरा 3 है तो 11, अगला 4 है तो 12 होगा। ओके जी ठीक है। और क्या बन रहा है, 12, 12 पे भी तो बनता है, अगर पहला 0 है तो अगला 12, क्योंकि 4 का मल्टीपल जो आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 पे आएगा ना। और भी बनेगा, तो किस किस का डिफरेंस 8 आ रहा है, लिख दिया हमने किस किस का डिफरेंस 8 आ रहा है। ठीक है ये बना। अब एक काम करते हैं, एक तो ये किस्सा बन गया, ये डिफरेंट डिफरेंट इसका है। हाँ 0 से लेकर के 12, 0 0, 4 का मल्टीपल 4 0 से 0, अब 0 0 भी आएगा, 1 1, अच्छा 0 0 भी कौन दे रहा है, आप एक चीज देखो 0 0 भी आएगा, 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, क्यों, क्योंकि 2 और 2 का डिफरेंस 0 होता है। तो 4 0 से 0, तो 4 का मल्टीपल तो है ही वो,
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12। ठीक है, ये जो बनाए हैं इसके ऑपोजिट वाले भी रहेंगे, जैसे 0 4 है तो 4 0 भी रहेगा, 1 5 है 5 1 भी रहेगा, एंड सो ऑन। बहुत सारे यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। चलो भाई अब दिखाते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव बोलता है 0 0 1 1 2 2 3 3। हाँ भाई है ना, रिफ्लेक्सिव तो ये है ही। दूसरा सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो 0 4 है तो 4 0 भी होगा, वो अलग बात है मैंने लिखा नहीं है पर वो भी तो आएंगे। 0 4 है तो 4 0 भी होगा, 1 5 है तो 5 1 भी होगा, 2 6 है तो 6 2 भी होगा बिल्कुल, तो सिमेट्रिकल भी यह है ही। उसके बाद ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बोलता है, ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर ये 0 4 है और ये 4 4 है तो 0 4 होना चाहिए, वो खुद है। अगर ये 1 5 है, अगर ये 1 5 है और ये 5 9 है, अगर 1 5 है ये 5 9 है तो 1 9 होना चाहिए, 1 9 है। ये 2 6 है और ये 6 10 है तो 2 10 होना चाहिए, 2 10 है। और देख लेते हैं कुछ, 5 9 है और ये 9 9 तो 5 9 तो खुद ही हो गया। उसके बाद 0 4 है 4 12, देखो 0 4 है 4 12 है तो 0 12 होना चाहिए, 0 12 है 0 12 भी है, राइट। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। याद रखना बच्चों लोग, इसका वो भी लिख लेना, सिमेट्री भी लिख लेना। 0 4 मैंने लिखा नहीं है, मैंने इसलिए नहीं लिखा, समय ज्यादा लगेगा और साथ में खिचपिच हो जाएगा, इसलिए 0 4 का 4 0 भी लिखना, 1 5 का 5 1 भी लिखना, 2 6 का 6 2 एंड सो ऑन। ये सब पूरा यहां तक ये इन सब के लिखे जाएंगे, ठीक है ना, वो भी लिख देना। तो हो गया, ये यही तो बोला था, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। उसके बाद आर ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू बी, ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है, इसको मिटा दो। अच्छा मिटाने से पहले एक बार जरा चेक कर लेते हैं। अच्छा चेक तो क्या ही करना है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, तो उसका क्वेश्चन है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू बी, तो ए इज इक्वल टू बी में दोनों बराबर है, तो अगर ए बी के बराबर है इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, क्योंकि हम ए को बी से रिप्लेस कर देंगे, राइट। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो सेट ए में जो भी एलिमेंट है इनको हम लोग 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 करके इस वे में लिख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, राइट। उसके बाद दूसरा क्या है यहाँ पर, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आपको प्रूफ करना होता है। अब देखिए सिमेट्रिक मतलब क्या, अगर मैं यहां पर लिखता हूं, सपोज ये रिलेशन जो इसका बना, एक मैंने लिखा 0 0, अगर 0 0 है तो इसका सिमेट्रिक क्या होगा, 0 0 ही तो होगा। अगर मैं लिखता हूं 1 1, तो 1 1 का सिमेट्रिक क्या होगा, 1 1 ही तो होगा। 2 2 का क्या होगा, 2 2 ही तो होगा, बराबर ना, यही होगा। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि इस वाले केस में ये सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 0 0 का 0 0, 1 1 का 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3, तो ये सिमेट्रिक भी है, ऑलराइट। तीसरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है जरा समझिए, ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर a कॉमा बी है, b कॉमा सी है, तो इसका मतलब a कॉमा सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर a कॉमा बी है, b कॉमा सी है, तो इसका मतलब a कॉमा सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आप एक चीज नोटिस करो कि यार यहां तो सारी वैल्यू सेम सेम है, 0 0 1 1 2 2 3 3, इसका मतलब a का काम अगर 0 कर रहा है तो b का काम भी 0 कर रहा है। तो अगर b 0 है तो सेकंड केस में यहां पर भी b 0 है, तो ये भी 0 होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो 0 0 ही तो आएगा। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स अलग अलग है, 1 2 है 2 3 है तो 1 3 आता है ना, 1 2 है 2 3 है तो 1 3 आता है।
अब यहाँ पर तो 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। इसका मतलब अगर बी का काम 0 कर रहा है, ए का भी 0 कर रहा है, तो यहाँ पे भी बी का 0 करेगा, क्योंकि बी का 0 करेगा तो अगला भी तो रिलेशन में ये 0 0 ही आ रहा है, तो 0 0 का लिंक 0 0 विल गिव यू 0 0, है कि नहीं? क्योंकि यहां पर ये जो है दिस बिलोंग्स टू, आई मीन यहां पे नहीं लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लिखना चाहिए इसको कि ये जो 0 0 है दिस बिलोंग्स टू आर, यहां पर ये 0 0 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस 0 0 आल्सो बिलोंग्स टू आर। 0 0 बिलोंग्स टू आर, 0 0 बिलोंग्स टू आर, तो जो रिजल्ट है 0 0 दैट्स आल्सो बिलोंग्स टू आर, राइट ना? हाँ, बाकियों में क्या आता था, बाकी रिलेशन में जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 2 2 3 तो 1 3, पर यहां पर ऐसा है ही नहीं, यहाँ के इसके एलिमेंट ही सब वैसे वाले हैं, सेम सेम वाले हैं, तो उसी एक में तीन तीन लॉजिक अलग अलग लगेंगे। उसी एक को आप पहले ए बी बुलाएंगे, फिर उसी को आप बीसी बुलाएंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसी को एसी बुलाएंगे, राइट? तो इस वे में आपको इसको शो करना होगा, राइट? तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी होगा। अभी तक जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं सब में तो आपने वैसे वाली स्ट्रेटेजी अपनाई है, ये इकलौता क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा इस वे में लिखना पड़ेगा, समझ में आया? तो एनी हाउ इसमें बोला था कि प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए इक्विवेलेंस है, तो हम बात जानते हैं कि ट्रांजिटिव तो ये है ही, है ना? तो इसीलिए देखो आर भी है, एस भी है और टी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है? हो गया प्रूफ। देखो कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं, है ना? अभी तक तो आपने लॉजिक समझ लिया, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो एक्सेप्शनल है उसको याद करना पड़ेगा, ये भी आप पकड़ लो जी कि उन्हीं एक्सेप्शंस में से एक है। क्लियर? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, गिवन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक तो है पर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो भाई क्या करना है आपको? एग्जांपल का मतलब यहां पर क्या हो गया, देखिए जैसे रिलेशन यहां पर लिख दीजिए, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 2 1 सिमेट्रिक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा? अगर ये 1 है तो 1 1, अगर आपने सुनिए ये फिलहाल क्या है यहां पर, ये सिमेट्रिक है, अगर इसी को किसी ने बोला कि सिमेट्रिक के साथ साथ इसको रिफ्लेक्सिव भी बना दो, तो एक तो 1 2 है और 2 1 है, तो 1 1 कर दो एंड साथ में यहां पे 2 2 कर दो, तो क्या बन गया? सिमेट्रिक भी बन गया और रिफ्लेक्सिव भी बन गया, करेक्ट ना? कोई बोले इसी रिलेशन को आप ट्रांजिटिव भी बना दो, तो ट्रांजिटिव क्या हो गया? देखो 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है एंड ये 2 2 है, तो अब ट्रांजिटिव कैसे कर दो? 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 1 1 है, ठीक है? अच्छा 1 2 1 है, 1 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 यहां पर खुद हो गया। उसके बाद 1 2 2 2 1 2, हाँ ठीक है, ये सिमेट्रिकल भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है ना? आपको सिंपली क्या करना है, एग्जांपल से इसको दिखाना है। तो पहले वाला क्वेश्चन क्या था? सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल क्या था? रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है पर सिमेट्रिकल है, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर हो गया, राइट? उसी तरीके से आपको जो ये बाकी जो पूछे गए हैं उनको भी उसी वे में आपको करना है कि ट्रांजिटिव है पर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिकल भी नहीं है, इस बार क्या है? वो ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव का मतलब यहां पर क्या हो गया? रिलेशन। तो आप ऐसा लिख लो जैसे 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए। अब जरा एक बार इसको चेक करते हैं। देखो ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीधा आंसर लिख देंगे, आपने जो लिखा है एक बार क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा। हो सकता है क्रॉस चेक करते वक्त सब वैसे ही हो जाए जैसा आप चाहते हैं, या हो सकता है कुछ एडिटिंग करने पड़े। फिलहाल मैंने लिख दिया 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1, ये ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव तो ये है, पर रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, सिमेट्रिकल भी नहीं चाहिए। अच्छा इसको देखो, ये सिमेट्रिकल बन रहा है, 1 2 है, 2 1 है, सिमेट्रिकल तो ये बन रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एडिट करते हैं, इसको 2 ट्रांजिटिव चाहिए ना, 1 2 2 3 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 3। अब देखते हैं जरा इसको, 1 2 है, 2 3 तो 1 3, ट्रांजिटिव तो है, रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं, क्योंकि 1 1 नहीं दिख रहा, 2 2 नहीं दिख रहा, 3 3 नहीं दिख रहा। अच्छा सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल भी नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए पर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? प्योर ट्रांजिटिव है, राइट? तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो इसी वे में आपको बाकी ये जो 3 4 5 है ये कर लेने हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। रिफ्लेक्सिव मतलब वही एलिमेंट खुद ही अपीयर हो रहा है, सिमेट्रिक मतलब ए बी का आपने बी ए बना दिया, और ट्रांजिटिव मतलब ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। दैट्स ऑल, बस इसी वे में आपको एग्जांपल देके इसको सॉल्व करना है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, show that the relation R in the set A of point in the plane given by R P comma Q, distance of the point P from the origin is same as the distance of Q from the origin.
is the equivalence relation. Further, show that the set of all points related to point P not 0, 0 is the circle passing through the P with origin as the center. ठीक है, क्या बोल रहा है ये? Show that the relation are in the set A of the point in a plane. अच्छा, यहां पर सेट A क्या है? पॉइंट इन द प्लेन. सेट क्या है यहां पर? पॉइंट इन द प्लेन. अब ये आपके पास एक प्लेन है, ये प्लेन है, इसमें ढेर सारे पॉइंट है. तो शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट A ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय R P, Q such that distance of point P from the origin is same as the distance of point Q from the origin. ठीक है जी, तो ये बना लेते हैं. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 0, 0. ये सेंटर है 0, 0. अब यहां पर है ये एक पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P. यहां पर ये पकड़ लेते हैं, दिस इज द पॉइंट Q. अब यहां पर क्या हो रखा है कि ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये वाला डिस्टेंस सेम है, इसको O नाम दे देते हैं, राइट? तो क्या बोल रखा है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट A ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय R इक्वल टू P, Q सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन. मतलब कि यहां पर OP जो है वो OQ के बराबर है, और मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये x के बराबर है. मान लेते हैं कि OP OQ ये जो वैल्यू है ये x के बराबर है. ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, पहले तो ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब इक्विवेलेंस रिलेशन, अब आप एक चीज नोटिस करो, जरा समझो. इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, इफ टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? कॉमा के पहले वाला और कॉमा के बाद वाला सेम होता है. कॉमा के पहले वाला कॉमा के बाद वाला सेम होता है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो पहला वाला पॉइंट अगर x तो दूसरा वाला पॉइंट भी x ही होगा. और इस वजह से जो यहाँ पर रिलेशन बना, अगर 1 बनेगा तो दूसरा भी 1 ही होगा, अगर 2 बनेगा तो दूसरा भी 2 होगा, एंड सो ऑन. इसी वे में ये बनेगा. तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है. ठीक है, दिस इज द रिफ्लेक्सिव. दूसरा, हमको प्रूव करना होता है इक्विवेलेंस के लिए. रिफ्लेक्सिव तो हो गया, राइट? R तो हो गया. दूसरा, सिमेट्रिकल अपने को प्रूफ करना होता है. सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब क्या हो गया? जरा समझिए, ऐसे समझाने के लिए आपको मैं लिख रहा हूं. अगर मैं OP एंड OQ को, अगर मैं OQ एंड OP लिख दूं तो क्या एक ही बात है? क्यों ये एक ही बात है? क्योंकि जो दोनों का डिस्टेंस है वो x, x है. दोनों का डिस्टेंस क्या है? x, x. अगर दो चीजें इक्वल हैं, अगर दो चीजें इक्वल है तो पहले किसी को भी लिख दो, इसको लिखो या इसको लिखो, एक ही बात है. सिमेट्रिकल है ना, इक्वल है, राइट? जैसे मैं अगर बोलता हूं 5 इज लेस देन 6, तो ये जो साइन है इसके लेफ्ट हैंड साइड मुझे छोटा ही लिखना पड़ेगा और राइट साइड वाला बड़ा ही लिखना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं a इज इक्वल टू b, इक्वल का साइन है, अब b को इधर करो या a को उधर करो, क्या फर्क पड़ता है? तो जब चीजें इक्वल होती हैं तो सिमेट्रिक भी होती हैं. इक्वल थिंग्स आर सिमेट्रिक ओनली. ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है. एंड द थर्ड वन क्या बोलता है वो? ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में क्या होगा? x, x बिलोंग्स टू रिलेशन, x, x belongs to relation, therefore x, x belongs to the relation. जैसा पिछले वाले उसमें किया था वैसे तो एग्जैक्टली पहला वाले भी x, दूसरा वाले भी x. इसका एग्जैक्टली पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो यही हुआ था ना. ये जो गया यहां पर, ये देखो 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. तो 0, 0 belongs to r, 0, 0 belongs to r, therefore 0, 0 belongs to r. यहां पर भी तो वही सीन है कि ये x, x है, x, x belongs to r, x, x belongs to r, therefore x, x belongs to r. वही बात हो गई ना. तो इसीलिए ये यहां पे ट्रांजिटिव भी है और इस वजह से ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन है, शो करना था. फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट p इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0.0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू द p विद ओरिजिन एज द सेंटर. अब मानी बात है, यहां पर देखो क्या बोल रहा है. फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू द पॉइंट p. अब ये देखो, ये x डिस्टेंस पे ये पॉइंट p है. अगर मैं ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स को आपस में ऐसा जोड़ दूं इस वे में, तो ये क्या बन के आएगा? व्हाट विल बी दिस बिकमिंग एज? सर्कल ही तो बन के आएगा, है ना. फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू द पॉइंट p. अच्छा, पॉइंट p 0, 0 नहीं होना चाहिए. पता चला आपने पॉइंट p को चिपका दिया यहां पर, तब तो क्या ही सर्कल बनेगा.
क्योंकि आप डिस्टेंस तो सेंटर से ले रहे हो ना, तो इसीलिए पॉइंट पी जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी हो सकता है, कहीं पर भी होगा, कुछ ना कुछ तो सर्कल बनाएगा, छोटा बड़ा कुछ ना कुछ तो बनाएगा, पर वो पॉइंट यहाँ नहीं होना चाहिए, वरना सर्कल ही नहीं बनेगा। तो पॉइंट पी के ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट हैं वो क्या बनाएंगे, वो एक सर्कल ही तो बनाएंगे, है कि नहीं। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू द पॉइंट पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पी विद ओरिजिन एज द सेंटर। अभी देखिए इसका जो रेडियस का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो ओरिजिन होगा ये क्या बनेगा, ये उसका सेंटर ही होगा। समझ में आया। हाँ, तो इक्विवेलेंस था वो हमने प्रूव कर दिया, एंड साथ साथ में वो जो सेकंड पार्ट इसका बोला गया था वो भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल एस आर T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ओके जी, देखिए अब यहां पर क्या बोल रखा है, ये ट्राइंगल्स को लेकर के कुछ है। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल। ये देखो ये सेट ए है, इसके अंदर क्या है, ऑल ट्राइंगल्स है, ऑल ट्राइंगल्स। रिलेशन, अब इन ट्राइंगल्स में जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, T1 T2 के सिमिलर है, तो मैं बोल सकता हूं T1 इज सिमिलर टू T1 इज सिमिलर टू T2, दोनों आपस में सिमिलर है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको बताना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन, आई मीन प्रूफ करना है, शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। T1 और T2 आर सच दैट, देखिए जरा, T1 और T2 आर सच दैट कि T1 और T2 सिमिलर है, T1 और T2 ऐसे हैं कि वो सिमिलर है, तो प्रूफ करिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कैसे करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर पहला T1 है, पहला अगर T1 है तो दूसरा भी T1 होना चाहिए, पहला अगर T1 है तो दूसरा भी T1 होना चाहिए, तो T1 T1 ऐसे ऐसे ही होता है, पहला जो है वो दूसरा है ना। तो मुझे एक बात बताइए, T1 T1 T2 T2 क्या ये आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि हर ट्राइंगल खुद के सिमिलर तो होता ही है, हर ट्राइंगल खुद के सिमिलर तो होता ही है। अब यहां पर मैं एक रैंडम एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ठीक है, और ये इसी का बड़ा भाई बना रहा हूं, तो ये ट्राइंगल इसका सिमिलर तो होगा, लेकिन अपने भी तो सिमिलर होता है, सही है ना। हाँ, तो याद रखिए हर ट्राइंगल अपने सिमिलर होता ही है, इसीलिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। मैं अपने में ही सिमिलर हूं, मैं अपने से ही सिमिलर हूं, ठीक है। दूसरा क्या प्रूव करते हैं, सिमेट्रिकल। अच्छा, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ये होगा कि अगर ये T1 है और ये T2 है तो क्या T2 और T1 भी होगा, बिल्कुल होगा। अगर T1 T2 से सिमिलर है तो क्या T2 T1 से सिमिलर होगा, बिल्कुल होगा। इफ T1 इज सिमिलर टू T2 देन T2 विल बी सिमिलर टू T1। आगे ना, इसका मतलब क्या ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल है, सिमेट्रिकल है, बिल्कुल है। एक और चीज देखिए, तीसरा ट्रांजिटिव के लिए, अगर T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो क्या T1 T3 के सिमिलर होगा, बिल्कुल होगा। अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है, दूसरा ट्राइंगल तीसरे ट्राइंगल के सिमिलर है, तो इसका मतलब पहला वाला ट्राइंगल और तीसरा वाला ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे। तो क्या ये ट्रांजिटिव भी है, बिल्कुल है, ठीक है। तो हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना था, हो गया। नाउ आगे क्या बोल रखा है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विद साइड 3 4 5। ठीक है, 3 राइट एंगल ट्राइंगल बोल रखे हैं आपको कि आपके पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पकड़ लेते हैं, ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, और यहां पर ये तीसरा ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा टेढ़ा बना दिया मैंने, ये लीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, T1 ये पहला वाला ट्राइंगल है T1, इसकी साइड है 3 4 5, T2 विद साइड 5 12 13, 5 12 13, एंड T3 ये जो है ये T2 है और ये T3 है, T3 विद साइड 6 8 10, यह 6, यह 8 और यह 10। विच ट्राइंगल अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, इन तीनों में से कौन आपस में रिलेटेड है, इन तीनों में से कौन आपस में रिलेटेड है। आप जरा देखो इन तीनों में से कौन से 2 ट्राइंगल आपको सिमिलर लग रहे हैं,
आपको याद होगा दो ट्राइंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, बराबर ना, साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल। अब आप एक चीज सोचो, ये 3 है और ये 3 का डबल 6, ये 4 है, ये 4 का डबल 8, ये 5 है, 5 का डबल 10। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि T1 इज सिमिलर टू T3? आपको ऐसा नहीं लगता कि T1 इज सिमिलर टू T3? 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। अब यही चीज आप इसको करके देखो, ये यहां पे 5, 13 और 12, इसको करके देखो, कुछ बन रही है बात? कुछ बन रही है? ठीक है, तो आंसर इज T1 सिमिलर टू T3। डन, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 13, show that the relation R defined in the set A of all polygon are P1, P2. P1 and P2 have same number of sides. ठीक है भाई, उन दोनों की जो साइड्स हैं वो सेम है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। P1 एंड P2 की जो साइड्स हैं वो सेम है। ये यहां पर P1 है और ये यहां पर P2 है, इनकी साइड सेम है और आपको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब भाई पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्लोज फिगर, कितनी साइड? 4, 5। जैसे ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4, उसके बाद जो है पेंटागन, हेक्सागन, ये सब पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। अब आपको प्रूव करने के लिए बोला है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो पॉलीगॉन P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। क्योंकि अगर सेम नंबर ऑफ साइड है तो क्या मैं यहां पर P1, P1 लिख सकता हूं? क्या मैं यहां पे P2, P2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? क्यों? वो मैं इसलिए लिख सकता हूं, क्या एक पॉलीगॉन खुद से ही लिंक हो सकता है, मतलब खुद का रिफ्लेक्शन होता है? वो होता है, बिल्कुल होता है। एक क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, तो क्या क्वाड्रिलेटरल खुद की भी इमेज है? क्या वो खुद ही खुद का इमेज है बिल्कुल। तो इसीलिए P1 भी एग्जिस्ट करेगा, P2 भी एग्जिस्ट करेगा। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए, अगर पहला पॉलीगॉन P1 है और दूसरा P2 है, तो क्या मैं P2, P1 भी लिख सकता हूं? क्योंकि यहां पर कोई वैसे वाली प्रॉब्लम नहीं है ना, बड़े छोटे का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लेफ्ट साइड में छोटा ही होना चाहिए और राइट साइड में बड़ा होना चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहां पर। जैसे बोलते ना, ये दोनों भाई हैं, अब दोनों भाई हैं तो पहले किसी को भी लिखो, पहले भाई को फर्स्ट लिखो और दूसरे को बाद में, या दूसरे को पहले और पहले को बाद में लिखो, ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अब P1 को पहले लिखो और P2 को पहले बाद में लिखो, या P2 को पहले लिखो P1 को बाद में लिखो, तो P1 P2 एग्जिस्ट करता है तो P2 P1 भी तो एग्जिस्ट करता ही है। तो इसका मतलब क्या ये सिमेट्रिकल भी है? बिल्कुल सिमेट्रिकल भी है। और तीसरा क्या बोल रखा है वहां पे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूफ करना होता है, तो ट्रांजिटिव में क्या है? तो भाई ट्रांजिटिव में ये है कि AB BC तो AC भी होना चाहिए, यही होता है ट्रांजिटिव का किस्सा, राइट। तो क्या यहां पर वो ट्रांजिटिव का किस्सा लग सकता है? तो P1 और P2 है यहां पर मौजूद, तो P1 और P2 में P1 P2 P2 P1, तो क्या P1 P1 एग्जिस्ट कर रहा है? P1 P1 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? उसी तरीके से P2 P1 P1 P2 तो P2 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 एग्जिस्ट कर रहा है, आ गया ना। तो ट्रांजिटिव ये है, बिल्कुल है, ठीक है। What is the set of all element in A related to the right angle triangle T with side 3, 4 and 5? What is the set of all element in A related to the right angle triangle with side 3, 4 and 5? अच्छा, एक right angle triangle है जिसके साइड 3, 4 and 5 है। तो क्या बोल रखा है? What is the set of all element in A? तो सेट A क्या रहा होगा? क्या होगा? A क्या रहा होगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्या रहा होगा? A सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल किसका एलिमेंट होता है? ट्राइंगल्स का तो एलिमेंट होता है, ट्राइंगल्स के सेट का तो एलिमेंट है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोल रखा है उसमें? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन A रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल। रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो किसका एलिमेंट हो सकता है? वो ट्राइंगल्स का ही तो एलिमेंट हो सकता है। तो A यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ओके।
क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, बट सर हमें एग्जाम में लिखेंगे कैसे? देखो, जितना आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी आपके पास लिखने के लिए कंटेंट और भी बढ़ता चला जाएगा, बट इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो हम पिन कर देंगे उसमें, ठीक है, चैनल पे पिन कर देंगे या वेबसाइट पे डाल देंगे अपनी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14। लेट L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as R L1 L2. L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. ठीक है जी, मुझे लग रहा है ये जितने भी क्वेश्चन है सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, तो एक आध अच्छे से सीख लोगे तो बाकी भी कर ही लोगे। Let L be the set of all triangle in XY plane and R be the relation in L defined as R L1, L2. L1 is parallel to L2. ठीक है जी, ये एक लाइन है L1 और एक दूसरी लाइन है L2 और L1 is parallel to L2, ये आपसे बोला गया है L1 is parallel to L2. Show that R is equivalence relation. अब आप एक चीज देखिए, अगर पहली लाइन दूसरे के पैरेलल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं पहली लाइन खुद के भी पैरेलल होती है? बोल सकता हूं। क्या मैं ये बोल सकता हूं दूसरी लाइन भी खुद के पैरेलल है? क्या हर एक लाइन खुद के ही पैरेलल होती है? क्या हर एक लाइन खुद के ही पैरेलल होती है? बिल्कुल होती है, बोला जा सकता है हर एक लाइन खुद ही के पैरेलल हो सकती है, तो इसीलिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है। अच्छा, आप एक चीज बताइए, अगर फर्स्ट लाइन दूसरे के पैरेलल है तो क्या दूसरी लाइन फर्स्ट के पैरेलल है? अगर फर्स्ट लाइन दूसरे के पैरेलल है तो क्या दूसरी लाइन फर्स्ट के पैरेलल है? बिल्कुल है। तो क्या ये सिमेट्रिकल भी है? बिल्कुल सिमेट्रिकल भी है। और तीसरा, अगर पहली लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है या हाँ, इसी में देख लो, अगर L1 L2 है, L2 L1 है, तो क्या L1 L1 मौजूद है? बिल्कुल है। ऐसे में करके देखते हैं, इसको पहले लिख देते हैं L2 L1 L1 L2, तो L2 L2 होना चाहिए, L2 L2 है, बिल्कुल है। तो क्या ये ट्रांजिटिव भी है? आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो क्या पहली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होती है? होती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है। उसके बाद एक और चीज बोल रखा है, सो दैट R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हो गया वो। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। अच्छा, अब एक चीज नोटिस कीजिए, ये एक पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन दे दी गई है y इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, मान लेते हैं ये लाइन कुछ ऐसी जा रही है, सी, ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, क्या है ये? y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब ये क्या है? दिस इज अ पर्टिकुलर लाइन। अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो बराबर इसी के ऊपर आएगी वो। हाँ, मैंने प्लॉट नहीं किया इसको ग्राफिकली, ये ध्यान रखना, मैंने जैसे ऐसे खींच दिया। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से समझिए। अगर आप y इक्वल टू 2x प्लस 4 को प्लॉट करेंगे तो वो उसी के ऊपर आएगी, मतलब सभी दुनिया में जितने भी लोग उसी ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे सबका लाइन ऐसे ही आएगा। अब वो ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है। मैंने ग्राफिकली नहीं बनाया है, मैं जस्ट रैंडम बोल रहा हूँ कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 की लाइन ये बनी, तो दुनिया में जो भी बनाएगा वो भी ऐसे बनाएगा इसी के ऊपर, राइट ना? लेकिन आपको क्या बोल रखा है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस, जिसकी सेट बताना है आपको, सेट, पर्टिकुलर नहीं, सेट बताना है। तो सेट बताने के लिए आप क्या करोगे? सिंपली क्या करो, y इक्वल टू 2x, ये 4 हटा दो, 4 की जगह कोई रैंडम कांस्टेंट यहां पर डाल दो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि सभी की लाइन बनेगी तो ऐसी, पर किसी की ऐसी नीचे जा रही है, किसी की इधर जा रही है, किसी की इधर, किसी की इधर, तो आ गई ना ढेर सारी लाइन। सेट क्या होता है? कलेक्शन। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो एक पर्टिकुलर लाइन ये 2x प्लस 4। अब सामने वाले क्या करेगा? सी की वैल्यू चेंज करेगा, सी को 5 कर देगा तो एक और लाइन आ जाएगी, सी को 6 कर देगा तो एक और लाइन आ जाएगी, सी को 1 कर देगा एक और लाइन आ जाएगी, तो कई सारी सेट ऑफ लाइंस बन गई ना। तो याद रखो, y इक्वल टू 2x प्लस 4, 4 को चेंज करके वहां पर c कर दो। ठीक है, c कर दो। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा सर पर तो एक काम करते ना, इस 2 को 3 कर देते, 4 कर देते हैं, उससे क्या होगा? उससे क्या गड़बड़ होगी जरा देखिए। एक लाइन जो ऐसी है y इक्वल टू 2x प्लस 4 की, ये लाइन ऐसी बनी, लेट से अगर आप 2 को 3 कर देते हो तो ये ऐसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कुछ डायरेक्शन बदल जाएगा, उसका एंगल बदल जाएगा। आप नहीं चाहते हो एंगल बदलना,
आप चाहते हो कि सब ऐसे ही रहे, एक दूसरे के पैरेलल रहे, क्योंकि क्वेश्चन में भी पैरेललिज्म की बात की गई है ना, ये सब पैरेलल वर्ड की बात की गई है। आप चाहते हो चीजें पैरेलल रहे तो सिर्फ इस कांस्टेंट को चेंज करो, बाकी ये आगे को चेंज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज है दिस विल रिप्रेजेंट स्लोप, ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है। हम नहीं चाहते हैं स्लोप बदलें, क्योंकि स्लोप बदलेंगे तो क्या होगा, लाइनों का ये बदल जाएगा, एंगल बदल जाएगा, जो लाइन ऐसे ऐसे जा रही है वो कुछ ऐसी हो जाएंगी, कुछ वैसी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए सिर्फ ये कांस्टेंट को चेंज करना, उससे लाइन बस ऊपर नीचे हो जाएंगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, लेट R be the relation in the set 1 2 3 4 given by R equal to 1 2 2 2 1 1 4 4। ओके, चूज द करेक्ट आंसर। ये सेट है 1 2 3 4 और ये उसका रिलेशन है, ठीक है। आपको बोल रखा है चूज द करेक्ट आंसर। R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। क्या R रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, है। तो रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है, ये है। एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। नहीं, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, इसलिए फर्स्ट वाला गलत हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो था। एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बोलता है 1 2 है, 2 2 है तो 1 2 वो खुद ही हो गया। उसके बाद 1 1 है, 1 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 वो खुद ही है। तो 3 2 है, 2 2 है तो 3 2 होना चाहिए। हाँ, तो ट्रांजिटिव तो है, ट्रांजिटिव भी मिल रहा है। सिमेट्रिक मिल रहा है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब बी वाला इज द राइट ऑप्शन। बाकी चेक करने की फिर आपको जरूरत नहीं है, एक बार जरा हम भी चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है, यस, वो बी वाला आंसर है। बाकी आप ये खुद भी चेक कर सकते हो। आर इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल तो यहीं कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर ये गलत हो गया। इक्विवेलेंस का तो सवाल ही नहीं है, तो बी इसका आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 और बी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 6, है ना। मतलब कि देखिए यहां पे रिलेशन क्या बन के आएगा, 16वें में रिलेशन क्या बन के आएगा, रिलेशन ये बोल रखा है कि a कॉमा बी में a b से 2 यूनिट कम है और b की वैल्यू 6 से ज्यादा लेनी है, b की वैल्यू 6 से ज्यादा लेनी है। अब आप एक चीज समझिए, a b से कम है, इसका मतलब इस वाले की वैल्यू स्मॉल होगी और इस वाले की वैल्यू लार्ज होगी, सच दैट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ 2 यूनिट का होना चाहिए। तो कॉमा के बाद वाली वैल्यू लार्ज होनी चाहिए और कॉमा के पहले वाला स्मॉल होना चाहिए। चूज द करेक्ट आंसर। ये लार्ज है, ये स्मॉल है, चलेगा, ये लार्ज है, स्मॉल है, चलेगा, ये लार्ज है, स्मॉल है, चलेगा, ये स्मॉल है, ये लार्ज है, तो डी तो वैसे ही कट हो गया, क्योंकि डी में क्या बोलता है, कॉमा से पहले वाला लार्ज है और कॉमा के बाद वाला स्मॉल है, जबकि कॉमा के बाद वाला लार्ज होना चाहिए, वो उधर ही कैंसिल हो गया। दूसरा, लार्ज और स्मॉल में 2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, 2 यूनिट, 2 और 4 में 2 यूनिट का डिफरेंस है 3 और 8 में 2 यूनिट का डिफरेंस है, नहीं है, 3 और 8 में 2 यूनिट का डिफरेंस नहीं है, तो 2 नॉमिनेशन तो चले गए। उसके बाद 6 और 8 बचते हैं, 2 और 4। अच्छा, एक और चीज, b जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, b कौन है, कॉमा के बाद वाला, ये जो नंबर है ये 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा। तो क्या 4 6 से बड़ा है या फिर 8 6 से बड़ा है, 8 6 से बड़ा है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ए भी गलत हो गया, तो सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करता है 6, 8। एक बार जरा चेक करें इसको, यस, 6, 8 इज द राइट आंसर।